हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम अगेन आप लोग के सामने मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर से जुड़े हुए कुछ और टॉप 40 प्रीवियस हिस्ट्री क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पार्ट 3 लिखा हुआ है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो दोनों सीरीज़ नहीं देखी है तो इस सीरीज़ के साथ उन दोनों सीरीज़ को भी देख लेना, जिससे कि आपका मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पूछे गए हैं वो आपके रिवीजन हो जाएं, साथ ही साथ आपके जो भी इस चैप्टर से डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं। और फ्रेंड, चूंकि जब मैं डिस्कशन कर रही होती हूँ तो कुछ और भी एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जिससे कि आपका अगर आयोग कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन इस चैप्टर से जुड़े हुए पूछ रहा हो तो वो भी आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में उन क्वेश्चंस को टैकल कर सको। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड, देखिए, जब भी मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बार बार बोलती हुई चलती हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चला करिए, और साथ ही साथ आप राइट हैंड साइड पे ये देखते हुए चला करिए कि ये क्वेश्चन जो पढ़ा जा रहा है वो किस आयोग के द्वारा और किस ईयर में पूछा गया है। तो आप ये काम साथ में साथ करते हुए चलिए। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा कथन और कारण संबंधी क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारा कथन क्या है? मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण क्या है? अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। तो देखिए, हम आंसर पे चलते हैं। हमारा आंसर क्या है? ए, ठीक है, सॉरी सी। हमारा आंसर सी है, क्योंकि हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो हमें अशोक के बाद देखने को मिलता है। कारण ये है कि अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं अशोक के, वो उतने योग्य नहीं होते जितने कि अशोक और अशोक के पहले के शासक हुआ करते थे। इसी के साथ जो सत्ता थी या फिर जो प्रशासन का, उसका अत्यधिक केंद्रीकरण और सांस्कृतिक और आर्थिक असमानता बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी समाज में। और इसी के साथ साथ जो प्रशासक वर्ग थे वो बहुत ज़्यादा, उनके द्वारा जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो इन विभिन्न कारणों के कारण हम देखते हैं कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन का दौर शुरू हो जाता है। देखिए, तो हमारा इस तरीके से कथन सही है, लेकिन परंतु जो कारण हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अशोक ने धर्म विजय की नीति का अनुसरण किया। बिल्कुल किया था, क्योंकि अशोक ने, जब हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग विजय किया, कलिंग पर आक्रमण के बाद उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन से उसने किस तरीके से अपने विजय नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपना लिया। और धम्म नीति को चूंकि वो अपनाया था, परंतु यहाँ पे जो देख रहे हैं हम कि और धम्म नीति को अपनाने के साथ ही उसने सेना विघटित कर दी, तो ऐसा नहीं था। उसने अपनी सेना विघटित नहीं कर दी, इसके कई जगह हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। और यही कारण है फ्रेंड कि वो अशोक जो था वो महान कहा जाता था, क्योंकि कहा जाता है अशोक के एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में उसके धम्म की नीति थी। अशोक ताकतवर और शक्तिशाली होते हुए भी वो दूसरे राज्यों पे कभी भी आक्रमण नहीं करता था। उसका एकमात्र, उसके शासनकाल के दौरान जो एकमात्र आक्रमण था या फिर युद्ध था, वो उसने कलिंग के विरुद्ध किया था। और फिर उसके बाद उसने किसी भी तरह का कोई आक्रमण नहीं किया किसी भी राज्य पे, वो बल्कि लोगों के साथ सामंजस्य की नीति अपनाता था, भाईचारे की नीति अपनाता था। चूँकि वो शक्तिशाली था, वो चाहता तो अपनी शक्ति के दम पर लोगों को अपने अधीन कर लेता, लेकिन अशोक ऐसा कभी नहीं करता था, इसलिए वो महान कहलाया। तो इसलिए हम देखते हैं जो हमारा कारण है वो गलत है, चूंकि अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी परंतु उसने अपनी सेना विघटित नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फ्रेंड, देखिए, सूची 1 में अशोक के शिलालेख दिए हुए हैं और उससे संबंधित सूची 2 में विषय दिए हुए हैं। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अशोक के 14 शिलालेख मिले थे, जो कि 8 स्थानों से मिले हैं, और इन 14 शिलालेखों में विभिन्न बातें की गई हैं। ठीक है, तो वही ये प्रश्न पूछ रहा है कि कुछ शिलालेख दे दिए हैं और उनसे संबंधित जो विषय थे वो हमें बताना है। तो देखिए, सूची 1 में शिलालेख 2 दिया हुआ है, शिलालेख 5 दिया हुआ है, शिलालेख 8 दिया हुआ है, शिलालेख 9 दिया हुआ है। तो इन जो विभिन्न शिलालेख दिए हुए उनके विषय क्या हैं? तो चलिए हम इस पर भी डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। हमारा जो आंसर है वो क्या है? बी है। ठीक है, यानी कि शिलालेख 2 में कौन सी बातें की गई हैं? पुरुषों और पशुओं के कल्याण हेतु किए गए उपाय। यहाँ पे शिलालेख 2 में अशोक ने जो पशुओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति कल्याण हेतु कुछ उपाय बताए गए। इसके तहत उसने देखा जाए तो मुफ्त औषधालय खोलने का, अस्पताल खोलने की बात किया। सीमांत राज्यों में भी उसने इन मुफ्त औषधि बाग खोलने की भी उसने बात किया है। तो ये हमें दिखता है। देखिए, शिलालेख 5 की बात करें तो शिलालेख 5 में क्या कहता है कि धम्म
महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। ठीक है, शिलालेख 8 में देखिए कि वह धम्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है, वो धम्म यात्रा की शुरुआत करता है। और शिलालेख 9 में देखा जाए तो रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की वो क्या करता है, भर्त्सना करता है कि ये जो रूढ़िवादी अनुष्ठान किए जाते हैं, ये जो प्रथा है उसकी आलोचना करता है और कहता है कि इस तरह की चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या था, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए अगर मैं थोड़ा फास्ट होती हूँ तो वो इसलिए हो जाता है कभी कभी कि बहुत कम समय में तो ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं। तो प्लस अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें अपनी बताया करिए, अपनी इंक्वायरी बताया करिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, जिससे कि हम लोग उस चीज़ को, जो भी इशू है उसको क्या करें, देख सकें, उसको आपको सॉल्व कर सके। ठीक है, बाकी हमारी संस्था इसी चीज़ के लिए कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश इसीलिए करते हैं फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा आप ही लोग के लिए मेहनत किया जाता है कि आप लोग जब भी एग्जामिनेशन में हॉल में जाएं तो आप लोग का कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा पार्ट नहीं छूटना चाहिए जिससे कि आप लोग को एग्जामिनेशन में जो भी सवाल आ रहे हो, अगर वो चीज़ क्या हो उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो फ्रेंड आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग से शेयर करेंगे और तो इससे हम लोग को ही ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत होगी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चूँकि अगर मैं फास्ट होती हूँ तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। कारण ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग के सामने लाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन भी सूची वाला ही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चूँकि यहाँ पर सूची 1 में अधिकारी नाम दिए हैं और उन अधिकारियों से संबंधित जो कर्तव्य थे उन अधिकारियों के वो हमें सूची 2 में दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं सूची 1 में समाहर्ता, सन्निधाता, नागरक, अच्छे पोर्टलिक। ठीक है, तो देखा जाए समाहर्ता क्या कार्य करता था। समाहर्ता था वो देखा जाए तो संग्राहक था। ठीक है, राजस्व जो एकत्रित करता था, कार्य जो राजस्व को एकत्रित करने का कार्य या फिर आय और व्यय का ब्यौरा रखने का कार्य जो करता था वो कौन करता था, समाहर्ता। ठीक है, सन्निधत्ता की बात करें फ्रेंड तो सन्निधत्ता था कोषाध्यक्ष व भंडाराध्यक्ष। फ्रेंड कोषाध्यक्ष वो होता था जहाँ को कोष रखा जाता था। देखिए समाहर्ता राजस्व को एकत्रित करता था और राजस्व एकत्रित करके जिस जगह रखता था, यानी कि जो कोष को जहाँ वो सुरक्षित रखता था उसकी जो देखरेख करता था, उसका जो सारी चीज़ों को, व्यवस्था को देखता था, वो कौन देखता था, सन्निधत्ता, यानी कि कोषाध्यक्ष, भंडाराध्यक्ष। चलिए एलिमिनेशन मेथड भी इससे लगा लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें पहले का दूसरा आंसर है तो यहाँ से हमें ये कट कर दिया, हमने ये कट कर दिया। ठीक है, यानी कि हमारा सी और डी तो आंसर होगा नहीं। और बात करें तो दूसरे का हमने क्या देखा था, ए का हमें 2 दिखता है तो चूंकि ए बी में भी बी में भी है। अब यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, सन्निधत्ता, यानी कि हमारा आंसर क्या है, ए है। ठीक है, समाहर्ता का संग्राहक, सन्निधत्ता का कोषाध्यक्ष, नागरक की बात करें फ्रेंड तो नागरक है नगर मजिस्ट्रेट। कल हमने बात किया था इसी बात पे कि हमने लास्ट जो सीरीज डिस्कस किया था हमने नागरक के बारे में बताया था कि जो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है वो नागरक होता है। और हमने बात किया था जनगणना वाला, जो जनगणना या फिर जन्म और मृत्यु दर से संबंधित जो कार्य करते थे, जो उसके देख रेख करते थे, वो कौन करता था, नागरक करता था। नागरक कौन था, नगर मजिस्ट्रेट या नगर पालिका का जो प्रमुख हुआ करता था। अच्छे पोर्टलिक जो होता था वो केंद्रीय लेखाधिकारी होता था। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो गया, 2, 1, 3, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। आप साथ में ये चीज देखते हुए चलिए कि किस ईयर में और किस आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज्य सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न है कि जो मगध सिंहासन चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से धनानंद, चूंकि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को अभ्यस्त करके चाणक्य की सहायता से, जिस कूटनीति से, जिस चालाकी से, जिस तरीके से उन्होंने मगध की गद्दी को प्राप्त किया और मौर्य वंश क्या, मौर्य राजवंश की स्थापना किया, इन सारी बातों का जो ब्यौरा, इन सारी बातों का जो वर्णन है वो किस पुस्तक में लिखा गया है, वो ये पूछ रहा है। तो बताइए बृहद कथा में, कथा सप्तशती में, मुद्रा राक्षस में या फिर वाशदत्ता में। तो ये आंसर देखिए हमारा क्या है, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में इन सारी बातों का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी को प्राप्त किया। ठीक है, चूंकि हम मुद्रा राक्षस की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और ये 4वीं से 5वीं शताब्दी का है। ये समकालीन नहीं था, मौर्य के समकालीन ये ग्रंथ नहीं था, ये 4वीं से 5वीं शताब्दी यानी कि गुप्त काल के समय का ये ग्रंथ लिखा हुआ था, विशाख दत्त द्वारा रचित था। और बात करें तो इसमें देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, निम्न कुल से जन्मा हुआ व्यक्ति कहा गया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायनोसिस जिसे निर्दिष्ट करता है। फ्रेंड, जब मेगास्थनीज भारत में आता है, चूंकि हमने देखा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत आया था। किसका राजदूत? सीरिया के शासक सेल्यूकस का राजदूत था। और जब वो भारत आता है तो भारत यहाँ पे मौर्यों के जो सब शासन प्रशासन व्यवस्थाओं के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत सारी बातों का लिखता है। तो वो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे कुछ देवता की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे उसी देवता के बारे में देखा जाए तो पूछ रहा है कि डायोनिसिस जो था वो किससे संबंधित थे? शिव से, विष्णु से, इंद्र से, ब्रह्मा से। तो देखा जाए जो डायोनिसिस थे वो थे शिव से। ठीक है, एक देवता और थे जिसका नाम था हेराक्लीज। ठीक है, हेराक्लीज की जो पहचान की गई थी वो भगवान कृष्ण से की गई थी। तो जो अब मेगास्थनीज था वो बोलता था जो भारतीय थे वो दो देवताओं की पूजा करते थे। एक देवता था डायोनिसिस जिसकी पहचान शिव से की गई थी, और दूसरे देवता थे हेराक्लीज जिसकी पहचान आपके कृष्ण से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण है। चूंकि अशोक का स्तंभ लेख जो है, जो सारनाथ में, वहाँ के शीर्ष पे देखा जाए तो कुछ पशुओं के कुछ पशुओं के आकृतियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं। तो वो देखे कौन कौन से हैं? सिंह, अश्व, हाथी, बैल। सिंह, अश्व, गेंडा, बैल। सिंह, गेंडा, हाथी, बैल। सिंह, अश्व, गेंडा, हाथी। तो देखिए हमारा आंसर क्या है? सिंह, अश्व, हाथी, बैल। अगर सिंह की बात करें फ्रेंड तो सिंह जो है वो प्रतीक है किसका? सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। अश्व की बात करें तो फ्रेंड ये अश्व जो है भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था। हाथी की बात करें फ्रेंड तो हाथी जो था वो भगवान बुद्ध के स्वप्न का प्रतीक है, और बैल की बात करें तो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, तो यही हमें अशोक के जो स्तंभ लेख के शीर्ष पे उत्कीर्ण जो 4 पशु हैं उनकी ये आकृतियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? ठीक है, अशोक ने कई स्तंभों का निर्माण करवाया था, उसमें पूछा है कि कौन सा सबसे सुरक्षित स्तंभ है? लौरिया नंदगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, कौशाम्बी का। तो देखिए हमारा आंसर क्या है? लौरिया नंदगढ़ का, जो कि आपका बिहार के चंपारण जिले में है, और ये सबसे सुरक्षित जो है आपका स्तंभ लेख है। ठीक है, इस पे बात करें तो इस स्तंभ लेख पे जो शीर्ष पे देखा जाए तो इसके शीर्ष पे भी सिंह की आकृति है, और साथ ही साथ हंसों की पंक्तियां दिखाए गए। हंस जो होते हैं उनकी भी पंक्तियों को दिखाया गया है। ठीक है, और सांची का स्तूप हमने बताया था मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सारनाथ का जो है स्तूप वो आपका वाराणसी में। कौशाम्बी का जो है शिलालेख स्तूप हमें देखते हैं कि कौशाम्बी से वो इलाहाबाद स्थापित किया जाता है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की सभी मनुष्य मेरी प्रजा है या फिर मेरी संतान है? ठीक है, किसमें किया? लघु शिलालेख, हरोरा स्तंभ लेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख, पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है, तो हमारा देखिए आंसर क्या है? आंसर डी है, पृथक कलिंग शिलालेख। फ्रेंड 2 पृथक कलिंग शिलालेख थे। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख था, दूसरा द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख था। इन दोनों ही शिलालेखों में अशोक ने सभी मनुष्य अपने मेरी प्रजा जो संतान है ऐसी घोषणा दोनों में किया था। चूँकि अशोक कामना करता है, अशोक ने इन पृथक शिलालेखों में जो लिखवाया है वो लिखवाता है कि अशोक कामना करता है कि जिस तरीके से मैं अपनी संतानों के लिए इस लोक के साथ साथ परलोक में भी कल्याण की कामना करता हूँ, उसी तरह से मैं अपनी प्रजा के लिए भी कल्याण की कामना करता हूँ। और वो अपने नागरिक प्रशासकों को आदेश देता है कि वो उनकी प्रजा को किसी भी तरह से बिना किसी कारण के वो उन्हें दंडित न करे, और साथ ही साथ उन्हें किसी भी तरह की कोई यातनाएं न दे। वो अपने नागरिक प्रमुखों को क्या करता है? इस तरह का आदेश देता है। तो ठीक है, किसमें उसने घोषणा की कि सभी मनुष्य उसकी जो संतान है वो है? पृथक कलिंग शिलालेख में उसने इस बात की घोषणा की थी। नेक्स्ट चलते हैं, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण था। फ्रेंड नंद प्रशासक जो थे उनका उल्लेख करने वाला जो प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण देखिए कौन सा था? अशोक का निगाली सागर स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा स्तंभ लेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, या फिर गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख। तो देखिए हमारा आंसर क्या है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। फ्रेंड खारवेल के शासक, कलिंग के शासक खारवेल थे, चेदी वंश के शासक थे खारवेल,
उन्हीं का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसी से हमें नंदों के उल्लेख का हमें प्राचीनतम अभिलेखीय जो प्रमाण मिलता है। इसमें बताइए कि जो नंद शासक थे वो किस तरीके से वहाँ पे कलिंग पे आक्रमण करते हैं, वहाँ से जिनसेन की जो प्रतिमा उठा करके लेते जाते हैं और मगध में उसको स्थापित कर देते हैं। और इसी के साथ साथ कलिंग शासक जो महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में जो नहर बनाने का निर्माण किया गया था वो भी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। यही कारण है कि जो नहर निर्माण का जो प्राचीनतम जो अभिलेख माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, भारतवर्ष का। ठीक है, अशोक का 13वां शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो देखिए हमारा सेम वही आंसर है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें। चलिए आंसर बताते हुए चला करिए कि किसमें उसने अल्प व्यय और अल्प संग्रह यानी कि कम खर्च करो और कम संचय करो, ऐसे जो बातों का उसने किसमें इस बात के बारे में बातें किया, चर्चा किया है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, सातवें शिलालेख में। फ्रेंड जैसा कि हमने बताया अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में स्वयं से ही प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, तो उसने स्वयं से ही दूसरे और सातवें शिलालेख इन दोनों ही शिलालेखों को मिला करके वो धम्म का उत्तर देता है कि धम्म एक प्रकार का अशोक का आचार संहिता था, यानी कि नैतिक आचरणों को जो उसने सूचीबद्ध किया वही उसका क्या धम्म था। वो अपने धम्म के तहत क्या करता है कि व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उन्हें वृद्ध जनों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके आदर्शों को मानना चाहिए, उनके आचरण को मानना चाहिए। और साथ ही साथ वो कहता है कि व्यक्ति को अल्प व्यय और अल्प संग्रह यानी कि कम खर्चा करना चाहिए और कम संचय करना चाहिए। वो अपने धम्म घोषणाओं के तहत ये सारी बातें यानी कि एक तरीके से वो अपने जो आचार संहिता बनाया था उसके तहत ये सारी बातें कहता है। किसमें, दूसरे और सातवें शिलालेख को मिला करके। दूसरे में पूछता है धम्म क्या है, स्वयं से पूछता है और फिर स्वयं से ही वो उत्तर देता है दूसरे और सातवें शिलालेख को मिला करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा द्वादश शिलालेख का क्या आदर्श प्रस्तुत करता है। द्वादश शिलालेख फ्रेंड 12वां शिलालेख। ठीक है, 12वां शिलालेख जो है वो पूछ रहा है कि कौन सी बातों का, कौन से आदर्श प्रस्तुत करता है, धार्मिक उदारता का, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो अशोक का द्वादश शिलालेख जो है वो देखा जाए धार्मिक उदारता का भी और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की बात करता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, सी। बात करें द्वादश शिलालेख का, जो 12वां शिलालेख है वो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित शिलालेख है। इस शिलालेख के तहत जो अशोक है वो समाज में समरसता, शांति, समृद्धि बनाए जाने की बात करता है। वो इसके तहत कहता है कि हमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को बढ़ावा देना चाहिए। और सभी धर्मों के मूल तत्व फ्रेंड क्या है, देखा जाए तो हर धर्म का एक ही मूल तत्व है। देखा जाए हाँ, हमने धर्मों का पालन हम अलग अलग से करते हैं, लेकिन हर धर्मों का एक ही उद्देश्य है, क्या है वो, मानवता को बढ़ावा देना, सुख और शांति को बढ़ावा देना, समृद्धि को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, ये हर धर्मों का मूल तत्व है। तो अशोक यही बात करता है कि वो अपने 12वें शिलालेख के तहत कहता है कि हमें हर धर्मों के मूल तत्वों को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही साथ हमें वाचा गुटी से बचना चाहिए। फ्रेंड वाचा गुटी क्या है, वाचा, ठीक है, वाचा गुटी, ठीक है, वाचा गुटी से बचना चाहिए। वाचा गुटी से तात्पर्य है अन्य धर्मों की आलोचना करने से हमें बचना चाहिए। अशोक कहते हैं कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हमें अपने धर्म की प्रशंसा करनी चाहिए और दूसरे के धर्म की आलोचना करनी चाहिए। हमें वाचा गुटी से बचना चाहिए। अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इससे जो समाज में क्या होता है, समाज में लोगों के बीच जो सामंजस्य कम होता है, लोगों के बीच की एकता भंग होती है, उनके बीच में वैमनस्यता की भावना उत्पन्न होती है। इससे क्या है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ठीक है फ्रेंड, यही हमें धार्मिक सहिष्णुता
सुदृढ़ता की नीति हमें बताता है, नीति का पालन करना हमें सिखाता है कौन? अशोक का द्वादश शिलालेख। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो आज वर्तमान के समय में जो भी कुछ पूरे विश्व में इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं अशोक का जो 12वां शिलालेख है वो कहीं ना कहीं आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसका पालन किया जाए फ्रेंड, तो वर्तमान में आज जो भी कुछ हम समस्याओं को देख रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उनका समाधान। यही कारण है इतिहास सिर्फ हमें यही नहीं बताता है कि इतिहास हमें क्या हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि इतिहास हमें वो चीज़ भी सिखाता है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए, जिससे जो भी कुछ वर्तमान में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान सिखाता है इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? क्या जानकारी मिलती है? उसके साम्राज्य के विस्तार के, उसके प्रशासनिक नीति की, उसके धार्मिक विचारों की, या फिर उपयुक्त में से सभी। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं अशोक ने उसके साम्राज्य विस्तार के भी बारे में बात करता है कि कहाँ कहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से दूसरे शिलालेख में और उसके 13वें शिलालेख में सीमांत राज्यों के भी बारे में बताता है। तो इससे पता चलता है कि उसके कौन कौन से सीमाएं जो है उसके राज्य के अंतर्गत शामिल होती है। उसकी प्रशासनिक नीति के तहत चूंकि हम कई शिलालेखों में, जैसे कि शिलालेख 3 में, शिलालेख 2 में उसके जैसे रज्जुकों की नियुक्ति करना, युक्तों की नियुक्ति करना, इससे उसके प्रशासनिक नीति के तहत हमें पता चलता है कि वो अपने अधिकारियों से कौन कौन सी बातें कहता है। उसके धार्मिक विचारों के भी बारे में पता चलता है, जैसे कि हमने अभी देखा अपना शिलालेख 12 में किस तरीके से धार्मिक सहिष्णुता की नीति के बारे में वो बता रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड देखा जाए ये सारी जानकारी हमें अशोक के शिलालेख से मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? फ्रेंड प्रतिवेदक जो थे वो एक तरीके से अशोक के शासनकाल में अधिकारी थे। तो ये प्रतिवेदक जो क्या कार्य करते थे? प्रतिवेदक जो थे सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म का प्रचार करते थे, या फिर राजस्व वसूल करते थे। तो फ्रेंड जो प्रतिवेदक हैं वो घटनाओं की सूचना देते थे। तो ये जो प्रतिवेदकों का हमें उल्लेख मिलता है अशोक के 6वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो 6वां शिलालेख था उससे हमें प्रतिवेदकों की जानकारी मिलता था। और अशोक इनको आदेश देता है कि प्रतिवेदकों को कि हमें अपनी प्रजा के बारे में हर समय हर स्थान पे मुझे सूचना दो, चाहे मैं स्नान कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं नहा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे हर समय सूचित करो। ठीक है, जहाँ पे भी मैं रहूँ मुझे हर समय मुझे अपने प्रजा के बारे में जानकारी दो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिवेदक जो थे वो क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुझे, निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता था? ठीक है, रानी अभिलेख। 5वें बृहद स्तंभ लेख को, तीसरे लघु स्तंभ लेख को, पहला लघु स्तंभ लेख को, दूसरा वृहद स्तंभ लेख को। तो देखिए रानी अभिलेख जो कहा जाता था वो तीसरे लघु स्तंभ लेख को कहा जाता था। रानी अभिलेख की बात करें फ्रेंड तो जो कौशाम्बी का अभिलेख था वही रानी अभिलेख था, जो जिसके बारे में जो रानी कारुवाकी का हमें उल्लेख मिलता है। रानी कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी जो अशोक की एक रानी थी, चूंकि अशोक की कई रानियां थी लेकिन एकमात्र रानी जिनका अशोक के अभिलेख में उल्लेख मिलता है वो है रानी कारुवाकी। इनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख हमें तीसरे लघु स्तंभ शिलालेख में, साथ ही साथ इसमें अशोक और कारुवाकी के पुत्र तीवर का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमारे जो रानी कारुवाकी हैं उनका हमें उल्लेख देखने को मिलता है किसमें? तीसरा लघु स्तंभ लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किसके शासक के बारे में सूचना प्रदान करते हैं? जो इलाहाबाद का अशोक का जो स्तंभ है वो किस शासक के बारे में हमें सूचना प्रदान करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के। तो देखिए हमारा आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, चूंकि अशोक का जो इलाहाबाद का स्तंभ है वो देखा जाए तो पहले जो कौशाम्बी स्तंभ लेख था उसी को इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद में स्थापित किया गया। और इसी इलाहाबाद स्तंभ पे देखा जाए तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन है। हरिश्रेण द्वारा जो रचित है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में लिखा गया है। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, इनकी प्रशंसा की गई है कि अशोक जो समुद्रगुप्त है उसने अपने शासनकाल के दौरान जितने भी उसने युद्ध किए वो सारे युद्धों में विजयी रहा। तो इस तरह की बातें, और यही कारण जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था। तो उसके विजय अभियानों के बारे में जो लिखा गया वो अशोक के स्तंभ में लिखा गया। इसी के साथ कुछ और भी शासकों के बारे में लिखा गया, जैसे कि जहांगीर का भी वर्णन हमें मिलता है अशोक के इलाहाबाद स्तंभ में। और साथ ही साथ
अकबर के 9 रत्नों में से एक बिरबल के भी बारे में हमें अशोक के स्तंभ लेख में, इलाहाबाद के स्तंभ लेख यानी कि इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में हमें देखा जाए अशोक, फिर समुद्रगुप्त, फिर जहांगीर और बिरबल, इन 4 लोगों के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ लेख में सूचना प्रदान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक जो अधिकारी था वो क्या करता था। ठीक है, तो रूपदर्शक नामक अधिकारी क्या करता था फ्रेंड, चांदी तथा अन्य धातु का परीक्षक था, गणिकाओं का अध्यक्ष था, रंगमंच का प्रबंधक था, सिक्कों का परीक्षक था। तो देखा जाए रूपदर्शक नामक जो अधिकारी था वो सिक्कों का परीक्षक था। ठीक है, ये देखा करता था कि सिक्कों का जो निरीक्षण परीक्षण किया करता था कि सिक्कों में किसी भी तरह का मिलावट तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन करता था, रूपदर्शक नामक जो अधिकारी था वो करता था, यानी कि सिक्कों की जो गुणवत्ता की जांच करता था कौन करता था, रूपदर्शक नामक अधिकारी। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित थे। फ्रेंड, मौर्य प्रशासन की अगर बात करें तो मौर्य प्रशासन में जो आपका देखें चाणक्य की जो अर्थशास्त्र, उसमें 18 प्रकार के अधिकारियों का जिक्र किया गया है और अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, तीर्थ, इन्हीं को कहा जाता था, महामात्या भी कहा जाता था। अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तीर्थ या महामात्या। तो 18 प्रकार के तीर्थों की बात की गई, जिसमें से कि एक कौन थे, आपके सन्निधत्ता भी थे। तो सन्निधत्ता का देखिए काम क्या होता था, कोष की देखभाल करना, सेना का प्रधान, कर को प्राप्त करना, राजा के खजाने की देखरेख करना। तो जो सन्निधत्ता था उसका जो कार्य था वो कोष की देखभाल करना, यानी कि ये कोषाध्यक्ष था। सन्निधत्ता को ही कोषाध्यक्ष कहते थे फ्रेंड। और ध्यान रखना, ये जो इसी के तहत ये अपने ये जहाँ पे जो राजस्व एकत्रित करके रखा जाता था वो उसी की देखभाल कौन करता था, सन्निधत्ता। सन्निधत्ता ही क्या है, आपका कोषाध्यक्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ध्यान रखिएगा अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। भूमि छिद्र न्याय क्या है, भूमि को बेच देना, भूमि को हस्तांतरित कर देना, भूमि को पट्टे पर देना, भूमि को सबसे पहले जोतने वाला जो अधिकारी था या फिर उसी को क्या कहते थे, भूमि छिद्र न्याय। तो हमारा आंसर क्या है, डी। जो भूमि को सबसे पहले जोतने वाला अधिकारी था वही क्या था, भूमि छिद्र न्याय वो कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अदेव मात्रिक भूमि क्या थी। अदेव मात्रिक, देखिए फ्रेंड 10 प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है। हम जब जब हम ये अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसमें 10 प्रकार की भूमि की बात की गई। तो उसमें एक पहली जो इसमें बात किया गया है कि अदेव मात्रिक भूमि क्या है। यही वो पूछा है कि वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती हो, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती न होती हो, बंजर भूमि या फिर कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो हमारा देखिए आंसर क्या है, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती है, यानी कि आप कृत्रिम संसाधनों के भी माध्यम से जिस भूमि पर अच्छी कृषि कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, देव मात्रिक भूमि। और अगर यही पूछ दे, अगर यहाँ से अ हटा दें, यानी कि सिर्फ अगर आ जाए कि देव मात्रिक भूमि क्या है, तो देव मात्रिक भूमि वो है जो वर्षा, जो मतलब वर्षा में जिस भूमि पर वर्षा से अच्छी कृषि होती हो वो देव मात्रिक भूमि है, और जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी कृषि हो जाती है यानी कि कृत्रिम संसाधनों के माध्यम से वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, देव मात्रिक भूमि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रोण एक माप है, किसका माप है, तरल वस्तुओं के लिए, अनाज के लिए, कीमती धातुओं के लिए, ऊंचाई के लिए। तो देखिए द्रोण जो था वो मौर्य काल में अनाज की माप का इकाई होकर था द्रोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। सीता भूमि से क्या अभिप्राय है, न जोती जाने वाली, अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, वनीय भूमि। तो देखिए हमारा आंसर क्या है कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो सीता भूमि थी वो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जनजातियों से बात करें कि वहाँ देखिए वहाँ पे 2 प्रकार की भूमि, अगर मैं बात करूँ, एक सीता भूमि थी और एक आपका भाग था। सीता भूमि जो थी वो राज्य के जो अधीन जो भूमि हुआ करती थी उसको सीता भूमि करते थे, और राज्य जो था वो देखा जाए दासों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा, शूद्रों को यहाँ पे जनजातीय बोला गया था, शूद्रों के द्वारा यानी कि जनजातियों के द्वारा, और साथ ही कैदियों के द्वारा इन अपने जो अधीन भूमि थी उस पर वो कृषि कार्य करवाता था। तो जो राज्य के अधीन जो भूमि आया करती थी उसी को सीता भूमि भी कहते थे, या फिर जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि थी उसी को क्या कहा जाता था, सीता भूमि। ठीक है, और एक भाग था
वो भी क्या था, उस पर जो निजी भू स्वामित्व वाली भूमि हुआ करती थी और उस भूमि से जो राज्य को आय प्राप्त होती थी वो भाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन आ गया, राज्य की आय का मुख्य स्रोत जिस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था उसका नाम क्या है। अग्रोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, अक्राध्यक्ष। तो आप जल्दी से हमें आंसर बताएं क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सीता अध्यक्ष। ठीक है, सीता अध्यक्ष के द्वारा जो कर वसूल किया जाता था जो वही क्या था, सीता अध्यक्ष होता था और ये जो था राज्य की आय का क्या होता था, मुख्य स्रोत हुआ करता था। ठीक है, एक तरीके से जो सीता जो अध्यक्ष था वो कृषि विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था उसी को सीता अध्यक्ष भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी ऑप्शंस को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बार बार डिस्कशन करने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे बढ़ी हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताते चल रही हूँ। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी, पर्ण मुद्रा, ताल, काकिनी, दिनार। तो देखिए मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलन में थी उसको पर्ण मुद्रा कहते थे, इसी को काशार्पण मुद्रा भी कहते थे और इसी को धरण भी कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा धरण। और ये किसकी थी, ये चांदी की बनी हुई मुद्राएं होती थी पर्ण मुद्रा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते थे, काशार्पण। और धरण अन्य भी मुद्राएं होती थी जैसे कि सुवर्ण मुद्रा थी जो कि सोने की बनी हुई थी, और एक मासक था, जो मासक जो था वो तांबे की मुद्रा हुआ करती थी, और साथ ही साथ एक काकड़ी था, काकड़ी फिर छोटे आकार की मुद्रा होती थी वो भी तांबे की हुआ करती थी। सारी चीज़ों को मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोग क्लास नहीं किए तो आप क्लास भी साथ में कर लो, तो ये सारी चीज़ें आपको और भी इन डेप्थ जा करके चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो मुद्रा प्रचलन में थी वो कौन सी थी, पर्ण मुद्रा, उसको हम क्या कहते थे, काशार्पण भी कहते थे, उसी को हम क्या धरण भी कहते थे। धरण यानी कि धारण करने, जो चीज़ आप धारण कर रहे हो उसी को धरण, मुद्रा को आप हाथ में लेते हो, धारण करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और ये पर्ण किसकी थी, मूलतः किसकी बनी होती थी, चांदी की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किस वर्ण के लोग सम्मिलित होते थे। जो सेना में जो लोग सम्मिलित होते थे वो किस वर्ण के होते थे, ये चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा जा रहा है। तो देखा जाए किस किस वर्ण के लोग मौर्य सेना में शामिल हुआ करते थे। क्षत्रिय वर्ण के, क्षत्रिय और शूद्र, क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, क्षत्रिय शूद्र वैश्य और ब्राह्मण। तो बताइए हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा डी, क्षत्रिय शूद्र वैश्य और ब्राह्मण। इन चारों वर्णों के जो लोग थे वो मौर्य सेना में शामिल हुआ करते थे। ठीक है, और यही कारण है, अगर इसकी बात करें तो यही कारण है कि जो जस्टिन थे, ठीक है, इतिहासकार जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना से संबोधित किया गया। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या था, ये डाकुओं की सेना थी। ठीक है, तो देखा जाए तो सेना में चारों वर्णों के लोग क्या थे, सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढालने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। ठीक है, जो राजा की ओर से जो सिक्के, चूँकि निजी लोग भी, जो निजी तौर पे भी लोग अपने सिक्के ढाला करते थे, लेकिन जो राजा की ओर से जो सिक्के ढालने वाला अधिकारी था वो कौन था, लक्षणाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, रूपदर्शक, संग्रहिता। तो देखा जाए जो अधिकारी था, सिक्के ढालने वाला अधिकारी था, जो टकसाल का अधिकारी होता था वो क्या होता था, लक्षणा अध्यक्ष। तो फ्रेंड ये जो लक्षणा अध्यक्ष था वो सिक्के ढालता था, और सिक्कों की जो गुणवत्ता की जांच करता था वो कौन करता था, रूपदर्शक। क्योंकि हम देखेंगे सिक्के जो मूलतः किसके बने थे, चांदी के बने होते थे, तो चांदी में मतलब उस सिक्के में जो धातु की कोई अन्य मिलावट ना हो जाए, इन सारी चीज़ों का निरीक्षण परीक्षण कौन करता था, रूपदर्शक नामक व्यक्ति करता था। और चूंकि इसको सिक्कों का जो ढालने का काम कौन करता था, वो लक्षणा अध्यक्ष करता था। ठीक है, यानी कि टकसाल का जो अधिकारी हुआ करता था। पोतवाध्यक्ष ऑलरेडी बताया, नाप तोल से संबंधित जो अधिकारी होता था वो आपका पोतवाध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है। संस्था वित्तीय प्रशासन से, गुप्तचर व्यवस्था से, न्याय प्रशासन से, कर व्यवस्था से। तो देखिए संस्था शब्द का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, गुप्तचर व्यवस्था से। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार की गुप्तचर संस्थाओं की बात किया है। एक तो आपका गुप्तचर संस्था के बारे में बात किया, एक तो आपका संस्था है, और जो दूसरा जो संस्था है उसका क्या नाम है, उसका संचारा है। ठीक है, तो दो प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे। जो संस्था थे वो एक ही स्थान पे रह करके, यानी कि एक ही स्थान पे रह करके जो गुप्तचर का काम किया करते थे, जो जासूसी का काम किया करते थे वो संस्था, और जो संचारा होते थे
वो भ्रमण कर करके जो जासूसी क्या करते थे वो क्या कहलाते थे, आपके जो भ्रमणशील थे वो संचारा होते थे। बात करें कि गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता, तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्या, ठीक है, महामात्यास्पर्शर्प जो कहा जाता था वो गुप्तचर विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। और गुप्तचर विभाग में देखिए किनको किनको शामिल किया जाता था। जो गुप्तचर विभाग की बात करें फ्रेंड तो विद्यार्थी के जो गुप्तचर होते थे विद्यार्थी के वेश में होते थे, गरीब किसान के वेश में होते थे, गरीब व्यापारी के भेष में होते थे, साधुओं के वेश में होते थे। यहाँ तक कि गुप्तचर विभाग में ये गणिकाओं को और जो वेश्याएं होती थी इनको भी गुप्तचर या गुप्त बनाया करते थे, उनकी भी नियुक्ति किया करते थे। तो ध्यान रखिएगा गुप्तचर व्यवस्था के तहत दो व्यवस्थाएं थी, एक तो आपकी संस्था थी, दूसरी संचार थी। संस्था जो थी वो आपकी अस्थायी थी, एक ही जगह पे रह करके जो गुप्तचर का कार्य करते थे, और जो संचारक थे वो भ्रमणशील थे। और जो आपके गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख थे उनको क्या कहा, महामात्यास्पर्शर्प कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है। गुप्तचर व्यवस्था की हमने तो अभी देखा, गुप्तचर व्यवस्था में तो बहुत, गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। व्यापार मार्ग की पता नहीं। कृषि पद्धति के बारे में हमें काफ़ी जानकारी, कई प्रकार के हमें देखते हैं, कर कृषि संबंधित कर लगाए जा रहे हैं, कई प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया जा रहा है जिसमें से हमने अदेव मात्रिक भूमि, मातदेव मात्रिक भूमि, विभिन्न प्रकार की बातें की जा रही है। राजस्व प्रबंधन हमने देखा कि किस तरीके से राजस्व संबंधी अधिकारियों की नियुक्ति किया जा रहा है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि सनिधाता, ठीक है, समाहर्ता, इन विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो हमें जो सबसे न्यूनतम जानकारी मिल रही है वो मिल रही है व्यापार मार्ग की। हमने कहीं भी ऐसा व्यापार मार्ग से संबंधित किसी भी अधिकारी के बारे में नहीं पढ़ा, किसी भी संस्था के बारे में नहीं पढ़ा। तो यानी कि हमें जो न्यूनतम जानकारी दे रहा अर्थशास्त्र वो व्यापार मार्ग से संबंधित न्यूनतम जानकारी हमें दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया। तो बताइए किसने कहा, ये कहा था प्लूटार्क ने, ठीक है। प्लूटार्क ने क्या कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों से की सहायता से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया गया। ये सब स्टेटमेंट फ्रेंड पूछता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और जस्टिन ने क्या कहा था, जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं की सेना है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में सभी वर्णों के लोगों को शामिल किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी वर्णों के लोग उसमें, यानी कि देखा जाए तो वहाँ पे जाति धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं, बिंदुसार काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई, किस स्थान पे किया गया था, जल्दी बताएं। तो ये जो बात किया गया था कि जो अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से जो शिकायत की गई थी वो तक्षशिला में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो देखा जाए बिंदुसार के समय जो हुआ था, विद्रोह हुआ था अमात्यों के विरुद्ध, वो हुआ था तक्षशिला में। और देखा गया था कि सबसे पहले इसके पुत्र जो सुसिम के द्वारा इसको दबाने की कोशिश किया गया था। उसी समय अवंती का गवर्नर था अशोक को भी तक्षशिला बुलाया गया था, जो अमात्यों के विरुद्ध जो जनता ने विद्रोह कर दिया था उसको दबाने के लिए। और बात किया जाए कि इस सब विद्रोहों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, तो देखा जाए दिव्यावदान से हमें इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। दिव्यावदान से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था। फ्रेंड जैसा कि हमने बात किया था कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के तहत हमने देखा था ना कि सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, तो वो सुदर्शन झील का निर्माण जो कराने का कार्य करवाया था वो अशोक के गवर्नर ने करवाया था, जो उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर था। तो बताइए वही देखिए तो वो कौन था, बिंदुसार, अशोक, पुष्यगुप्त, यवनराज, तुषार। तो देखा जाए ये देखिए कौन था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वैश्य पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती थी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है पहला संस्कृत अभिलेख है। और देखिए यहाँ पे यवनराज ये आपका तुफाशफ है, तो जो है ये देखिए तुषाफत जो है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत, इनके अशोक के ये गवर्नर थे उस समय। इनके भी द्वारा अशोक ने भी उस समय जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, और उसके तहत उन्होंने एक नहर निकलवाई थी। तो उस समय देखिए गवर्नर कौन थे, आपके तुषासफ थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर या कश्मीर का संस्थापक था। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। तो ये बात हमें किस ग्रंथ से पता चलती है? दिव्यावदान से, महावंश से, दीपवंश से या फिर राजतरंगी से? तो हमें देखिए अशोक के श्रीनगर के संस्थापक के रूप में हमें जिसकी जानकारी देता है वो देता है कल्हड़ की राजतरंगी से। कल्हड़ की राजतरंगी से हमें ये पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की और साथ ही साथ नेपाल में इसने देवपाटन नगर भी बसाया। देवपाटन नगर की भी स्थापना अशोक ने नेपाल में किया। इन दोनों की जानकारी हमें अशोक की राजतरंगी से पता चलता है और कल्हड़ की राजतरंगी से पता चलता है। और कल्हड़ की इसी राजतरंगी से हमें यह भी पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले शैव धर्म के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह। देखिए मौर्य साम्राज्य का पूर्व में भी प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे और जिसके कारण उसने कलिंग अभियान भी किया था, ठीक है। और पश्चिम में भी जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे तो देखिए कौन थे? ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टनम, मुंबई और आपका भारूकक्ष। तो देखा जाए जो हमारा आंसर क्या है? भारूकक्ष। फ्रेंड, जो भारूकक्ष था वो गुजरात में था और ये पश्चिमी प्रमुख बंदरगाह था मौर्य काल का। और जो ताम्रलिप्ति की बात करें फ्रेंड, जो ताम्रलिप्ति था ये आपका उड़ीसा जो का पश्चिम बंगाल में ये था और ये देखा जाए तो ये पूर्व में प्रमुख बंदरगाह हुआ था। और मुंबई में देखा जाए सोपारा बंदरगाह प्रमुख था तो ये था, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे आंसर क्या है? भारूकक्ष जो कि गुजरात में था। नेक्स्ट है, मौर्य युग में अवंती पथ था, ठीक है। मौर्य युग में अवंती पथ क्या था? उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, पूर्वी प्रांत। जो कि हम क्या देख रहे थे, अवंती जो है, अवंती पथ किससे जुड़ा? हमने देखा था 5 प्रांतों में था। जो मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, लेकिन जब अशोक ने जब कलिंग विजय किया तो जो 5वां प्रांत बन जाता है कलिंग, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसाली थी। तो ऐसे पूछ रहा है कि जो मौर्य काल में जो आपका अवंती पथ था वो था आपका पश्चिमी प्रांत, ठीक है। पश्चिमी प्रांत जो था वो आपका अवंती प्रांत था, जिसकी राजधानी क्या थी? आपकी उज्जैनी जो थी उसकी इसकी राजधानी थी, ठीक है। उत्तरी प्रांत की बात करें फ्रेंड तो उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणी प्रांत की बात करें तो यहाँ पे हमें किसकी सुवर्णगिरी इसकी राजधानी थी। पूर्वी प्रांत जिसे हम आपका देखा जाए तो पूर्वी जो मध्य देश भी कहते थे, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए नेक्स्ट है, मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा प्रमुख बंदरगाह हो गया था? मौर्यों के काल में कौन सा गंगा के मुहाने पर प्रमुख बंदरगाह हो गया था? सोपारा, भृगुकच्छ, पाटल, ताम्रलिप्ति। तो हम बात कर रहे थे अभी ऑलरेडी, हमारा आंसर क्या है? डी। ताम्रलिप्ति जो था गंगा की मुहाने का प्रमुख बंदरगाह हो गया था मौर्य काल के दौरान। और ये देखा जाए पश्चिम बंगाल में था। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या, एक और भी अन्य ऑप्शन देखिए, सोपारा जो था, सोपारा क्या था? वो आपके महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र में था। ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। और ऑलरेडी हमने भृगुकच्छ के बारे में भी डिस्कस किया जो कि आपका गुजरात में था। तो ये सारे बंदरगाह भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी, व्यापार आधारित व्यवस्था थी। बहुत सारे व्यापारी मार्गों का, बंदरगाहों का जो था यहाँ पे विकास देखने को मिलता है मौर्यकाल के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे। जो मौर्यकाल में सिक्के जो थे वो किस धातु के बने थे, किस तरीके के थे? वो जस्ता के सिक्के थे, तांबे के ग्रीक सिक्के थे, कुद्रित स्वर्ण के सिक्के थे या फिर पंचमार के सिक्के थे? तो देखा जाए जो पंचमार के सिक्के थे वही मौर्यकालीन सिक्के जो थे। पंचमार के सिक्के को आहत सिक्का भी कहा जाता था, यानी कि जिसपे चोट किया जाता है, चोट करके जो निशान बनाया जाता है वही पंच है। पंचमार सिक्कों की जो पहचान, जो नाम दिया था वो हमने क्या जो था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको नाम दिया गया था। और पंचमार सिक्कों पे जो आकृतियाँ बनाई जाती थी, तो फ्रेंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों की इस पे आकृतियाँ बनाई जाती थी। तो देखिए मोर की, पर्वत की, ठीक है, अर्धचंद्राकार जो है आकृतियाँ बनाई जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो पंचमार सिक्कों पे सूर्य का अंकन होना, सूर्य की आकृति का अंकन होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो ये पंचमार सिक्के जो थे वो अपने मौर्यकालीन जो सिक्के थे वो पंचमार प्रकार के सिक्के थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, धम्म के बारे में जो बात करे कौन सा? अहिंसा पर बल दिया, बिल्कुल सही। अहिंसा पे बात किया था उसने कि जीवों की हत्या करना बंद कर देना चाहिए, किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया, ब्राह्मणों को दान देने पर जोर की दिया, स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर के चिंता व्यक्त की गई। तो देखिए जो हमारा आंसर है वो क्या सत्य नहीं है, मृत्यु दंड समाप्त कर दिया। जो हमारा आंसर क्या है वो आंसर है हमारा बी। ऐसा नहीं था कि उसने मृत्यु दंड को समाप्त किया था, ठीक है।
मृत्युदंड को उसने समाप्त नहीं किया था, बल्कि उसने जो इस तरह की जो अपराध करते थे, जिनको मृत्युदंड दिया गया था, उनको चेतावनी देता था कि आइंदा इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया गया था। बाकी सारी चीज़ें सही थी कि उसने हिंसा पर बल दिया गया, ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया था, स्वामी एवं अनुचरों के संबंधों को लेकर के उसने चिंता व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हमें कथन तो हमें पहले ही गलत मिल गया। कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी हो गया और बौद्ध बन गया। तो देखिए, पहला तो गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि हमने क्या देखा कि कलिंग का विजय जो कि उसने 261 ईस्वी पूर्व में उसने किया था, कलिंग विजय के बाद उसका जो था हृदय काफ़ी हृदय परिवर्तन हो गया। चूँकि उसमें कलिंग विजय के दौरान देखा जाए तो उसने 1000 लोगों की उस युद्ध में 1000 लोग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। और इन सारी चीज़ों के युद्ध में जिस तरह का नरसंहार हुआ था, उन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा वो व्यथित हो जाता है कि उसने युद्ध नीति को, यानी कि विजय नीति को उसी समय त्याग दिया और विजय नीति के स्थान पर उसने धम्म नीति को अपना लिया और पूरी तरीके से देखा जाए तो वो बौद्ध बन गया। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार को शुरू किया। व्यापक स्तर पे उसने अपने प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया, जिसके तहत उसने विभिन्न आचार संहिताओं का निर्माण किया, नैतिक संदेश लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये सब कलिंग युद्ध के पश्चात उसके अंदर जो परिवर्तन आया, एक व्यापक परिवर्तन के रूप में हमें उसका व्यक्तित्व में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारा कथन जो है, केवल कथन 2 है, वो सत्य है। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है। जो दक्षिणापथ है वो किसको किसको जोड़ता है? अजंता को गोलकुंडा से, एलोरा से मुजरिस से, मतलब एलोरा को मुजरिस से, अजंता को अरिकामेडु से, अजंता को पाटलिपुत्र से। तो देखा जाए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, जो दक्षिणापथ का जो के रूप में जो सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग है वो अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य शासन काल में पिंडकर एक कर था। पिंडकर नामक एक कर था, तो वो क्या था? श्रम के रूप में दिया जाने वाला कर था, सिंचाई पर लगने वाला कर था, गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला कर था, एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित करने वाला, यानी कि एक गांव से जो सामूहिक रूप से एक वर्ष में जो लिया जाने वाला कर होता था उसी को क्या कहते थे? पिंड कर कहते थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया, यानी कि एक गांव से जो सामूहिक रूप से एक वर्ष में जो लिया जाता कर था उसको क्या कहा जाता था? पिंड कर। और पिंड कर जो था वो मौर्य शासनकाल के अंतर्गत काफ़ी प्रचलित था। नेक्स्ट है हमारा, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा जाता था संस्थाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष। तो क्या कहा जाता था? खानों के अधीक्षक को कहा जाता था अकारा अध्यक्ष। ठीक है, अकारा अध्यक्ष जो होते थे वो खानों के क्या होते थे? जो अध्यक्ष होते थे। और अगर बात करें अन्य की भी तो देखिए, संस्था अध्यक्ष जो होते थे वो व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष होते थे, और पोतवाध्यक्ष नाप तोल के अधिकारी होते थे, और शुल्काध्यक्ष जो थे वो जो चुंगी कर लगाया करते थे, चुंगी वसूली के जो अध्यक्षता करते थे वो कौन करता था? आपका शुल्काध्यक्ष। तो फ्रेंड, इस तरीके से था हमारे मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए जो अभी तक के और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस सीरीज़ में उसको डिस्कस किया, देखा। बहुत सारी अशोक की धम्म नीति से संबंधित बहुत सारी बातों को आज हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से अशोक जो था, अशोक महान बन गया कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्या था? धम्म की नीति। ताकतवर होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी उसने किसी अन्य राज्यों के पे आक्रमण न करके अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य की नीति, भाईचारे की नीति के तहत उसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और किस तरीके से अपने शासन काल के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखना और उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के संबंधित में हम लोगों ने बातें किया फ्रेंड, जो कि आज के डेट में भी कितना ज़्यादा वो रिलेवेंस है इसको भी समझा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का बेनिफिट मिल सके, इस चीज़ों से बेनिफिट मिल सके। और फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बोला, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस चीज़ों को अच्छे से बताया करिए, और ताकि हम लोग आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। और बाकी हमारी संस्था पूरी तरीके से कोशिश करती है कि आप लोग को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।